पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू होने वाला है। दोनों मुल्कों के तराने चल रहे हैं, क्राउड फुल चार्ज। तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन ये क्या, भारत के 11 और पाकिस्तान के सिर्फ 5 खिलाड़ी? पाकिस्तान तो मैच हार जाएगा। जी हां, क्योंकि पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब आप समझ गए होंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। लेकिन जब मैदान सियासत का हो तो यह बात किसी को समझ नहीं आती। इसलिए 1970 से लेकर आज तक के तमाम इलेक्शंस खोलकर समझाएगा रफ्तार। तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। पाकिस्तान 1947 में आजाद तो हो गया था, मगर 9 साल तक मुल्क का कानून अंग्रेजों का ही गुलाम रहा। हमारे पास अपना आइन ही नहीं था। पाकिस्तान अंग्रेजों के बनाए हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर चलता रहा। फिर 1956 में आइन तो बन गया, मगर इलेक्शन ना हो सके। सियासी जमातें फरवरी 1959 में इलेक्शन करवाना चाहती थी, मगर इससे 4 महीने पहले ही अक्टूबर 1958 में जनरल अय्यूब खान ने मुल्क पर कब्जा कर लिया और 1962 में अपना ही आइन बना डाला। नाम नेहाद इलेक्शन भी करवाए, मगर ये जनरल इलेक्शन नहीं थे और ये कानून तब तक चलता रहा जब तक अय्यूब खान इख्तिदार में रहे। 1969 में जाते जाते भी वो हुकूमत एक और फौजी जनरल याहिया खान को दे गए, जो फैसला करते हैं कि वो अवामी नुमाइंदों को इख्तिदार देंगे और मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे। यूं मुल्क में पहली बार जनरल इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान बनने के 23 साल बाद। जी हां, इस मुल्क के अवाम ने अपनी जानें दी, सब कुछ कुर्बान किया, अंग्रेजों से आजादी हासिल की, मगर फिर भी 23 साल तक उन्हें अपनी मर्जी का हुक्मरान चुनने का इख्तियार तक नहीं दिया गया। और फिर वो दिन आ गया, 17 दिसंबर 1970। पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात का दिन। लेकिन क्या इन इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी? 1970 के इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख के वाहिद इंतखाबात होंगे जिन्हें आमतौर पर लोग समझते हैं कि बहुत शफाफ थे, लेकिन यह हकीकत नहीं। इन इलेक्शंस में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग पर बगावत का इल्जाम लगाया गया। उनके रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला गया, लेकिन ये सब करके भी उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं लाई जा सकी। फिर हुआ ही कि मगरिबी पाकिस्तान में तो इलेक्शन मैनेज हो गए, लेकिन मशरिकी पाकिस्तान में कौन करता? मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने वहां से क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन उन्हें मगरिबी पाकिस्तान में एक सीट भी नहीं मिली। जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने मगरिबी पाकिस्तान से 86 सीटें जीती, लेकिन उन्हें मशरिकी पाकिस्तान से कुछ नहीं मिला। मुजीब पर भी इल्जाम लगता है कि उन्होंने मशरिकी पाकिस्तान में किसी की इलेक्शन मुहिम नहीं चलने दी। जो भी हो, अवामी लीग को 300 के ऐवान में 167 सीटें मिल गई। अब सादा अक्सरियत मुजीब के पास थी, हुकूमत बनाने का हक था उन्हें, लेकिन उन्हें यह हक नहीं दिया गया। वो खींचातानी हुई कि बिलाखिर मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, उधर तुम इधर हम हो गया। पाकिस्तान कैसे टूटा, किसने तोड़ा, इस मौजू पर रफ्तार ने वीडियोस बना रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर देखिएगा। मार्च 1977 के इब्तदाई दिन थे। इलेक्शन सेल के इंचार्ज और एक्स डायरेक्टर आईबी राव अब्दुल रशीद गहरी नींद सो रहे थे। रात 4 बजे उनके फोन की घंटी बजती है। राव रशीद ने फोन उठाया तो सामने से हेलो की आवाज ने उनकी नींद उड़ा दी, क्योंकि फोन पर कोई और नहीं, वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। भुट्टो पूछते हैं, राव ये कैसे हुआ? किसी ने गड़बड़ तो नहीं की? हमें इलेक्शन में इतनी ज्यादा सीटें कैसे मिल गई? इलेक्शन के नताइज पर जुल्फिकार अली भुट्टो खुद हैरान थे, क्योंकि भुट्टो 155 निशिस्तों पर कामयाब हो गए थे, जबकि बाकी 11 जमातों ने मिलकर सिर्फ 36 सीटें जीती थी। इलेक्शन रिजल्ट पर हैरान भुट्टो इससे पहले जीत पर ओवर कॉन्फिडेंट थे। अगर मुझ में कोई ख्वाहिश होती कि मैं इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता हूं, तो मैं इंतखाबात नहीं करवाता 1.5 साल वक्त से पहले। अब एक तरफ भुट्टो थे और दूसरी तरफ 8 सियासी जमातों पर मुश्तमिल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तहरीक इस्तिकलाल और मौलाना शाह अहमद नूरानी की जमियत उलमा पाकिस्तान। अभी इलेक्शन से पहले तो ये अपोजिशन बिखरी हुई थी, मगर इलेक्शन के ऐलान ने उन्हें मुत्तहिद कर दिया। जैसे अभी पीडीएम बनी थी, बिल्कुल वैसे ही फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद ने अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाया था। मगर क्या फायदा, इख्तिदार, निजाम और एस्टेब्लिशमेंट की दुआएं और दवाएं भुट्टो के पास थी, जिसकी वजह से भुट्टो पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड अपने हक में लेवल कर ली। हल्काबंदियां न्यूट्रल नहीं थी। फिर पीपल्स पार्टी ने सरकारी वसाइल का पूरा इस्तेमाल किया, सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डाला, हुक्म ना मानने पर 158 को बरतरफ कर दिया, जमात इस्लामी के जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा करके अपने नुमाइंदे को बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया।
और सिर्फ ये एक नहीं, 19 नशिस्तों पर उम्मीदवार ऐसे ही बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ओपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि उसे मिलने वाले लाखों वोट जाया किए गए, बल्कि ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को असलहा भी दिया गया ताकि इलेक्शन काबू में रखे। इल्जामात का शोर मचता रहा, लेकिन भुट्टो ने किसी को लिफ्ट नहीं कराई। मगर बिलाखिर इन इल्जामात की शिद्दत वजीर आजम हाउस तक पहुंच ही गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सज्जाद अहमद जान ने कह दिया कि बड़े पैमाने पर धांधली करके मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी धांधली हुई जैसे कोई सजी सजाई दुकान को लूट ले जाए। फिर क्या था, गोया इलेक्शन कमीशन ने ही धांधली पर मोहर लगा दी और फिर 7 मार्च 1977 को होने वाली पोलिंग का पोल 14 मार्च को ही खुल गया। तब भुट्टो के खिलाफ एक जबरदस्त तहरीक शुरू हुई। आपको कहा गया है, हुक्मरान जमायत का यह ख्याल था और अंदाजा था कि वो आसानी से इंतखाबात जीत जाएंगे। अगर हम आसानी से इंतखाबात जीतने वाले थे तो ये फिर अब क्यों चिल्ला रहे हैं? सिविल नाफरमानी का आगाज हो गया। बड़े पैमाने पर हंगामे हुए, 250 लोगों की जान चली गई, 1200 जख्मी हुए, 83,500 अफराद कैद हो गए, 700 इमारतें, दुकानें, दफातर और बैंक जल गए। कराची और हैदराबाद में कर्फ्यू लगा। अवाम इतने खौफजदा हो गए कि बैंकों से रकम तक निकलवा ली। कौमी आमदन में कमी हो गई, खजाना खाली होने लगा, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे भी ना बचे। और यहाँ जलती पर तेल का काम किया तहरीक इस्तिकलाल के असगर खान के एक खत ने। उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिख दिया, ऐसा खत जो मार्शल लॉ की तरफ ले जाने का पहला कदम साबित हुआ। इलेक्शन पता है आपको, इलेक्शन हुआ क्या इलेक्शन था, जिस इलेक्शन में हर आदमी को जो वज़ीर आज़म के खिलाफ हुआ और वज़ीर आला के खिलाफ हुआ उसको कैद कर दिया जाए, इलेक्शन था, फ्रॉड था। पाकिस्तान में होने वाले पहले इलेक्शंस ने मुल्क तोड़ दिया और दूसरे इलेक्शन ने एक बार फिर मार्शल लॉ लगवा दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। यही नहीं, इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को बिलाखिर फांसी हो गई। मुल्क पर एक बार फिर आमरीत के तवील साए हैं, जिनमें एक इलेक्शन होता है 1985 में। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र ही फजूल है, क्योंकि सारी फील्ड ही जिया साहब के पास थी। इंतखाबात गैर जमाती थे, मतलब इनमें कोई जमात हिस्सा नहीं ले सकती। सब उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, यानी प्लेयर भी अपने और फील्ड भी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की। फिर एक दिन आता है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकदम बदल जाता है। 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। वो दुनिया में नहीं रहे और दुनिया भी बदल गई। अब भुट्टो की जानशीन बेनजीर और ज़ियाउल हक के जानशीन नवाज शरीफ आमने सामने हैं। बेनजीर अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं और इलेक्शन की तारीख ले लेती हैं। और फिर वो दिन आ ही जाता है, 16 नवंबर 1988 का दिन। तकरीबन 9 साल बाद भुट्टो के चाहने वालों को मौका मिलता है कि वो वोट के जरिए फांसी का बदला लें, क्योंकि वही कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। फिर मैदान सजा और लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वाले भी एक्टिव हो गए। जैसे भुट्टो के खिलाफ इत्तेहाद बना था, वैसे उनकी बेटी के खिलाफ भी एक नए इत्तेहाद ने जन्म लिया, 9 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। बाद में मरहूम जनरल हमीद गुल ने भी एतराफ किया कि IJI बनाने में उनका हाथ था। IJI बनाना कौन सी जमहूरियत? स्टेटस को, जमहूरियत की गाड़ी चलाना। उस वक्त आप मेरी जगह होते, क्या करते आप? बेनजीर की जाली तस्वीरें हेलीकॉप्टरों के जरिए शहरों में फेंकी गई। और जैसे आज इमरान खान यहूदी एजेंट हैं, ऐसे उस जमाने में बेनजीर यहूदी एजेंट थी। बेनजीर साहिबा इस्लाम से खारिज हो गई हैं, उनका निकाह टूट गया है। यही नहीं, एक और कदम भी उठाया गया। सदर गुलाम इसाक खान ने अचानक आइन में तरमीम कर दी कि वोट डालने के लिए शिनाख्ती कार्ड लाजिम है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस हुक्म को कलअदम करार दिया, लेकिन इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन पहले यानी 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि शिनाख्ती कार्ड जरूरी है। अब 4 दिन में लाखों वोटर्स के शिनाख्ती कार्ड कहां से बनते? पीपल्स पार्टी दावा करती है कि वो लाखों वोटों से महरूम हुई क्योंकि उसका ज्यादा वोट बैंक गांव देहात का था, यानी यहां भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मगर किस्मत और अवाम की हमदर्दी बेनजीर के साथ है। उनकी पीपल्स पार्टी को 93 जबकि IJI को 54 नशिस्तें मिलती हैं। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। ये दूसरा मौका था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का फॉर्मूला नाकाम हो गया। हाँ, बेनजीर को अपने ही एक बयान की वजह से पंजाब में धचका जरूर पहुंचता है। मरकज के बाद सूबाई इलेक्शन होने वाले थे कि बेनजीर का बयान सामने आ जाता है कि किसी पंजाबी को अपना लीडर कैसे मान ले। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे उनके वालिद ने 70 के इंतखाबात में किसी बंगाली को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ को सियासत करने का मौका मिल गया। रातों रात पंजाब की दीवारों पर लिख दिया गया, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। इस एक बयान की वजह से बेनजीर को पंजाब में शिकस्त हो गई। जहां वजीर आला बनते हैं मियां नवाज शरीफ,
कराची में एक नई कुव्वत MQM 13 सीटों के साथ उभर कर सामने आती है। यानी इस इलेक्शन में भी प्लेइंग फील्ड का फॉर्मूला नाकाम हो गया। मगर कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में फिर ट्राई करेंगे। अगले इलेक्शन का मौका आता नहीं, लाया जाता है। 6 अगस्त 1990 को गुलाम इसाक खान ने बेनजीर पर करप्शन का इल्जाम लगाकर उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया और मुल्क में एक बार फिर नए इलेक्शन होते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड का स्टाइल भी बदल गया। इस बार पैसा चला और खूब चला और जीते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कहा जाता है उन्हें जितवाने के लिए कौमी खजाने से 14 करोड़ रुपए निकाले गए। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। असगर खान केस, ये वही साहब हैं जो 1970 में भुट्टो के खिलाफ एक मुहिम का अहम हिस्सा थे, जिनके खत के बाद जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था। बहरहाल 1990 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, 6 साल बाद 1996 में वो सारा कच्चा चिट्टा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और फैसला 2012 में आता है, यानी 16 साल बाद। और पता चलता है कि जनरल मिर्जा असलम बेग और जनरल असद दुर्रानी के कहने पर कौमी खजाने से 14 करोड़ रुपए फराहम किए गए, जिनमें से 6 करोड़ सियासतदानों में बांटे गए। This was the funds were related, distributed by the ISI और मिस्टर यूसुफ एडवोकेट। और यूं लेवल प्लेइंग फील्ड के गेम में एक नया करैक्टर दाखिल होता है, हॉर्स ट्रेडिंग। मगर अफसोस ये राज 12 साल बाद अफशा हुए। मिर्जा असलम बेग वजाहतें पेश करने लगे कि उन्होंने तो सदर गुलाम इसाक खान के कहने पर किया था, क्योंकि सुप्रीम कमांडर वही थे। ये लॉफुल कमांड था, एक लॉफुल अथॉरिटी के हाथों। उस वक्त के लोगों को शायद लेवल प्लेइंग फील्ड समझने में मुश्किल हुई हो, लेकिन आज 30 साल बाद जब हम 1990 के इलेक्शन पर नजर डालते हैं तो मतला अबर आलूद नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ नजर आता है। 1970 और 88 में नाकामी के बाद 1990 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई वो तो लाजवाब थी। न सिर्फ पैसे बल्कि ओहदों का भी जोर दिखाया गया। इलेक्शन करवाने के लिए निगरान वजीर आजम उन्हें बनाया गया जो 1988 के इलेक्शन में बेनजीर के खिलाफ थे, यानी IJI के सरबराह गुलाम मुस्तफा जतोई। सदर वही थे जिन्होंने करप्शन के इल्जाम में बेनजीर की हुकूमत गिराई थी, यानी गुलाम इसाक खान। सिंध में निगरान वजीर आला भी बेनजीर मुखालिफ लगाया गया, यानी जाम सादिक को। बल्कि आपको सुनकर हैरत होगी कि जाम सादिक खुद इस इलेक्शन में वजीर आला के उम्मीदवार थे। और फिर बेनजीर की हुकूमत गिराने वाले गुलाम इसाक खान के दामाद इरफान उल्लाह मरवत सिंध में वजीर दाखिला बनाए गए और यूं सारी फील्ड बेनजीर के खिलाफ सेट थी। फिर 24 अक्टूबर 1990 का दिन आता है। इलेक्शन का नतीजा 1988 से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जादू चल जाता है। 105 निशिस्तों के साथ नवाज शरीफ का पलड़ा भारी है और बेनजीर का पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद सिर्फ 45 निशिस्तें ले पाता है और यूं नवाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बन जाते हैं। हम लोग आरिफ अलवी और ममनून हुसैन जैसे सदूर का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, डमी सदर हैं, लेकिन आज का सदर पाकिस्तान इसलिए लाचार है क्योंकि वो कल बहुत ताकतवर था। जैसे कहते हैं जान जो थी वो दियो की वो उस तोते में थी जो प्रेसिडेंसी में था। मैं प्रेसिडेंट बन के मैंने वो तोते की, जैसे कहते हैं ना, गिची मरोड़ दी। सारे पावर्स पार्लियामेंट को बगैर पार्लियामेंट के मांगे मैंने दे दिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के अगले मैदान में जाने से पहले जरा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। बेनजीर की हुकूमत को चलता करने वाले सदर गुलाम इसाक खान को 3 साल बाद नवाज शरीफ भी खटकने लगे। जनवरी 1993 आया। आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ अचानक हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। सर पर दस्ते शफकत बरकरार रहे, इसलिए नवाज शरीफ चाहते थे कि कोर कमांडर लाहौर जनरल मोहम्मद अशरफ को कायम मकाम आर्मी चीफ लगा दिया जाए, मगर गुलाम इसाक खान ऐसा नहीं होने देते। उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए और आर्मी चीफ बना दिया जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को। नवाज शरीफ ने भी जबान को लगाम नहीं दी, रेडियो और टीवी पर लाइव कह दिया मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और साथ ही धमकी देते हैं कि वो 8वीं तरमीम करके सदर के इख्तियारात ही खत्म कर देंगे। अब गुलाम इसाक खान के पास एक ही रास्ता था कि इससे पहले कि उन पर हमला हो वो पहले हमला कर दें। अब ऐसा भी नहीं कि बेनजीर हमेशा रिसीविंग एंड पर ही हो, उनका टाइम भी आ ही गया। बेनजीर ने मौके का फायदा उठाया और नवाज सरकार को गिराने के लिए गुलाम इसाक खान से हाथ मिला लिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर ओपोजिशन के इस्तीफे तक जमा करा दिए। यहाँ गुलाम इसाक खान ने वही पुराना राग चलाया, करप्शन, आइन की खिलाफ वर्जी और मुसल्लह अफवाज की अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया और नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया। मगर मियां साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वजारत उज़्मा बहाल भी हो जाती है, लेकिन एक बड़े सियासी बहरान के बाद आता है
काकड़ फार्मूला। सदर और वजीर आजम दोनों के ओहदे चले गए और फिर आता है एक और इलेक्शन। अब यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड किसके हक में होगी आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आसिफ जरदारी कैद से आजाद कर दिए गए, बल्कि उन्हें निगरां वजीर भी बना दिया गया। अब हवाओं का रुख बेनजीर की तरफ है। IJI खत्म हो चुकी, काजी हुसैन अहमद ने भी नवाज शरीफ का साथ छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी मुस्लिम लीग भी टूट गई। एक बनी मुस्लिम लीग चट्ठा ग्रुप और दूसरी मुस्लिम लीग नवाज। जैसे आज इमरान खान से बल्ले का निशान लेने की बातें हो रही हैं, वैसे ही 1993 में नवाज शरीफ से साइकिल का निशान छीन लिया गया और उन्हें मिला नया निशान शेर, जो उस वक्त नवाज शरीफ के लिए बड़ा धचका था क्योंकि साइकिल उनकी पुरानी पहचान थी। बहरहाल ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ 6 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन होते हैं और हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद बेनजीर बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। उन्हें 65 सीटें मिली और मुस्लिम लीग नून को 56। पाकिस्तान में वैसे भी सिंपैथी का वोट तो मिलता ही है, शायद इस बार अवाम की हमदर्दियां नवाज शरीफ के साथ थी। बहरहाल हुकूमत बेनजीर ने ही बनाई, चट्ठा ग्रुप और आजाद अरकान के साथ मिलकर, और उन्होंने आते ही पहला सियासी पत्ता फेंका, अपनी ही पार्टी के रहनुमा फारूक लगारी को सदर बना दिया। वो अलग बात है कि आखिर में उनसे भी धोखा ही मिला, लेकिन उसके हाथों से 58 टूबी की तलवार नहीं ली। फिर एक वाकया पेश आता है 20 सितंबर 1996। वजीर आजम बेनजीर के सगे भाई मुर्तजा भुट्टो एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिए जाते हैं। तासुर पैदा किया जाता है कि जो वजीर आजम अपने भाई को ना बचा सकी, वो आम आदमी का तहफ्फुज़ कैसे करेगी। बेनजीर तो इस कत्ल का इल्जाम फारूक लगारी पर भी लगाती हैं। तो आपको लगता है कि जो प्रेसिडेंट थे मुर्तजा भुट्टो के असैसिनेशन के पीछे उनका हाथ था? जी, मैं समझती हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही कातलों को तसल्ली दे सकता था। दूसरी तरफ आसिफ कातिल का नारा भी बुलंद होता है। बेनजीर ने तस्लीम किया कि उनके भाई और शौहर में दूरियां थीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आसिफ कातिल है। मुर्तजा को बताया गया था उसकी बीवी ने कि जरदारी भुट्टो का नाम खराब कर रहा है। उसको इतना ब्रेन वॉशिंग किया गया था कि वो समझते थे कि आसिफ हमें बदनाम कर रहे थे। हालात बिगड़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका का बयान भी आ जाता है कि पाकिस्तान में कोई उसका फेवरेट नहीं, हर रहनुमा काबिल कबूल होगा। समझे, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने का इजाजतनामा आ गया। और फिर आती है 5 नवंबर 1996 की रात। बेनजीर बेखबर सो रही थी। रात 1:30 बजे वजीर आजम हाउस की फैक्स मशीन की घंटी बजती है और ये घंटी असल में खतरे की घंटी थी। फैक्स मशीन से जो पर्चा निकला वो ऐवान सदर का हुक्मनामा था। बेनजीर को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया है और असेंबली तोड़ दी गई है और फिर मुल्क बढ़ता है अगले इंतखाबात की तरफ। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वाले अब अपने तजुर्बों से सीखते जा रहे हैं और हर बार पहले से बेहतर प्लानिंग तैयार करते हैं। घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ। घोड़े को ले आओ जो दूध पीता है, जो मामलेट खाता है, जो शहद खाता है। सुर्ख लिबास, सफेद स्कार, खतरे और अमन के अलामती रंग जेबतन की हुई बेनजीर किन घोड़ों का जिक्र कर रही हैं? पीटीवी के साबिक डायरेक्टर न्यूज खालिक सरगाना लिखते हैं कि बेनजीर के वजीर आजम हाउस छोड़ जाने के बाद आए निगरां वजीर आजम मलिक महराज खालिद। उन्होंने उस वक्त के डायरेक्टर न्यूज पीटीवी हबीबुल्लाह फारूकी को हुक्म दिया कि वजीर आजम हाउस में मौजूद घोड़ों के अस्तबल शूट करें, जिन्होंने इस काम के लिए खालिक सरगाना को वजीर आजम हाउस भेजा, जहां महंगे तरीन घोड़ों का एक अस्तबल था। पता लगा कि एक घोड़ा ऐसा भी है जो 1 करोड़ रुपए का है। मुलाजमीन ने बताया ये घोड़े दूध पीते हैं, शहद खाते हैं, सेब खाते हैं और उनके अस्तबल में एसी भी लगे हुए हैं। और ये सब दिखाने का हुक्म उस वक्त के निगरां वजीर आजम दे रहे हैं, जिनका काम ये नहीं इलेक्शन कराना है, मगर वो निकल पड़े मिशन एहतसाब पर, या यूं कह लीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर्मूले पर। तो बेनजीर की पिछली हुकूमत बदनाम होती चली गई। फिर गिरफ्तारियों का आगाज हुआ, कई अहम रहनुमा जेल गए और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। रहमान मलिक उस वक्त FIA के डायरेक्टर जनरल थे, अपने ऑफिस में काम में मसरूफ थे कि अचानक दरवाजा खुला और अपने ही मातहतों ने गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब का दायरा फैलता गया और बेनजीर के हुकूमती इत्तेहादियों तक पहुंच गया। मौलाना फजल रहमान पर इल्जाम लगा कि उन्होंने डीजल के परमिट में कमीशन खाया है और ये ताना आज तक उन्हें मिलता है। बहरहाल 1997 के इलेक्शन से पहले बेनजीर इंतखाबी मुहिम में नहीं बल्कि एहतसाब से बचने के लिए अपने दिफा में मसरूफ नजर आई। इलेक्शन में क्या होने वाला है उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था। जमात इस्लामी इलेक्शन का बायकॉट कर चुकी थी, नवाज शरीफ का रास्ता साफ था। मगर ठहरिए, ये कौन आया कि अचानक नवाज शरीफ घबरा गए? इतना ज्यादा घबरा गए कि उसे इत्तेहाद करने की दावत दे दी। सिर्फ यही नहीं, 20 नशिस्तें भी ऑफर कर दी। मगर उस शख्स में इतनी अकड़ थी कि नवाज शरीफ को धुतकार दिया, बल्कि उल्टा उन पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए। वो कोई और नहीं,
वर्ल्ड कप जीत कर आने वाला इमरान खान था। जी हां, ये था इमरान खान का पहला इलेक्शन और तब से उनका यही मंशूर था कि करप्ट को लटकाना है। वो बात अलग है कि खुद उनकी हुकूमत में कोई करप्ट नहीं लटकाया गया। इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज इस नारे के साथ किया, नए चेहरे, नया निजाम, इख्तिदार में अवाम। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त इमरान खान का इंतखाबी निशान क्या था? जी हां, चिराग। इस चिराग को बहुत अरसे तक रगड़ा गया, फिर जाकर इससे चिन्ह निकला। बहरहाल 1997 के इलेक्शन में इमरान खान नवाज शरीफ के हल्के में उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हुए। नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ बोलते भी तो क्या, पहला इलेक्शन था, करप्शन पर तो बात ही नहीं हो सकती थी, लिहाजा उंगली उठाई करैक्टर पर। ये ऐसा केस था जिस पर इमरान खान लबकुशा ना हुए। फिर जमायमा से शादी की वजह से मौलाना फजल रहमान ने उन्हें यहूदी एजेंट करार दिया। बहरहाल इमरान खान को नजर आने लगा कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। उन्होंने बॉयकॉट का सोचा, मगर पार्टी रहनुमाओं के इख्तिलाफ की वजह से इमरान खान इलेक्शन में कूद पड़े। जैसे भी हो सके आप पोलिंग स्टेशन पहुंचे और चिराग पे मोहर लगा। इंतखाबात का दिन आ जाता है। 3 फरवरी 1997 रमजान के दिन थे। पोलिंग के अमले को जबरदस्ती इफ्तारी करने भेज दिया गया और ठप्पे लगना शुरू हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं। शायद रमजान की वजह से टर्नआउट इंतहाई कम, सिर्फ 36.1% था। मगर नवाज शरीफ के लिए यहां बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उनकी जमात ने क्लीन स्वीप कर लिया था, यानी 2/3 अक्सरियत। कौमी असेंबली की 203 में से 137 निशिस्तें नून लीग को मिल गई, यानी पिछले इलेक्शन में 73 के मुकाबले में 137। ये बहुत बड़ी जीत थी। पीपल्स पार्टी का गिराव बहुत नीचे गया। बेनजीर के पास सीटें 79 से कम होकर सिर्फ 18 रह गईं। इमरान खान कोई सीट नहीं जीत सके और उन्होंने बेनजीर के साथ मिलकर नवाज शरीफ पर धांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। बहरहाल अब नवाज शरीफ के पास बड़ी अक्सरियत थी, उन्हें कानून साजी में कोई मुश्किल नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहला वार किया सदर की कुर्सी पर। उन्होंने 58(2)B का खात्मा कर दिया, यानी सदर के पास वजीर आजम को घर भेजने का इख्तियार खत्म हो गया। नवाज शरीफ का अगला हदफ था अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ बेनजीर से निपटना। उसके लिए नैब को बेनजीर और जरदारी के पीछे लगा दिया। जरदारी जेल गए और बेनजीर तीनों बच्चों समेत मुल्क से बाहर। फिर एक और काम हो गया, जस्टिस सज्जाद अली शाह नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला सुनाने जा ही रहे थे कि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। इसी तनाजे की वजह से फारूक लगारी मुस्ताफी हो गए और रफीक तारड़ नए सदर बन गए। अब ओवर कॉन्फिडेंट नवाज शरीफ अगले महाज की जानिब बढ़े, इस बात से बेखबर कि वो आग से खेलने जा रहे हैं, क्योंकि उनका अगला वार था कोई और नहीं, मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ। जब आर्मी चीफ का जहाज फजा में था, वो सफर में थे, तब नवाज शरीफ ने उन्हें रुखसत करने की कोशिश की, मगर ये वार उल्टा पड़ गया। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ ही नहीं, पूरा सिस्टम ही लपेट दिया। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. मुल्क 21वीं सदी में दाखिल हो चुका था। अब इसे पहले की तरह नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए 2002 में आम इंतखाबात करवाने पड़े, जिन्हें देखकर 1985 के गैर जमाती इलेक्शन की याद आ जाती है। खैर, ये इंतखाबात गैर जमाती तो नहीं थे, लेकिन यूं कह लें जमातों के अपने ही दरमियान थे। बेनजीर खुद साख्ता जिला वतन थी। नवाज शरीफ भी सऊदियों की जमानत पर जान बचाकर लंदन में थे, तो उनकी पार्टियों के खिलाड़ियों के जरिए नई पार्टियां बनाई गई। पूरी फील्ड ही सेट थी, कोई लेवल क्या करता। नून लीग से भागे हुए खिलाड़ियों से काफ लीग बनाई गई और इख्तिदार भी उसी को मिला। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। मुशर्रफ ने काफ लीग से आंखें फेर लीं और अमेरिका ने मुशर्रफ से। अब सदर जॉर्ज बुश चाहते हैं कि मुशर्रफ ओहदा छोड़ दें। अब परवेज मुशर्रफ तन्हा महसूस कर रहे थे और यहीं पर 90 की दहाई के वो किरदार मिल जाते हैं जिनका काम था एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, मुखालिफत करना, गलीज इल्जामात लगाना और एक दूसरे पर मुकद्दमात चलाना। मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत होते हैं, मगर बेनजीर अचानक यू टर्न ले लेती हैं। मुशर्रफ से दुबई में खुफिया मुलाकात करती हैं। इस पर नवाज शरीफ चिढ़ जाते हैं क्योंकि ये मिसाक़े जमहूरियत की खिलाफ वर्जी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेनजीर मुशर्रफ से चाहती थी कि वो 1985 से अब तक के उन पर और आसिफ जरदारी पर बनाए गए तमाम मुकदमात खत्म कर दें। बदले में मुशर्रफ बावर्दी सदर का ओहदा कबूल करने का कह रहे थे। बिलाखिर मुशर्रफ एनआरओ दे देते हैं, यानी सारे केसेस मुआफ। इधर नवाज शरीफ सऊदी अरब से दबाव डलवाकर वतन लौट आते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर्मूले के तहत बेनजीर ही वजारत उज़्मा की कुर्सी की हकदार थी, मगर फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। बेनजीर चल बसी।
और हमदर्दी में पड़ने वाले वोट के जरिए आसिफ जरदारी इख्तिदार में आ गए। चौधरी शुजात अपनी किताब में लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी मुशर्रफ से डील के नतीजे में इख्तिदार में आई और यहां से शुरू होती है फ्रेंडली ओपोजिशन की एक नई दास्तान। पाकिस्तान 66 बरस का हो चुका है और अब जाकर उसे यह दिन देखने को मिला कि कोई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। लेकिन याद रखें, उस वक्त भी हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही थी, मगर वज़ीर आज़म इस नेमत से आज तक महरूम है। पीपी गवर्नमेंट करप्शन के कई इल्जामात भी अपने साथ ले जा रही है, मगर कोई नहीं। यह पाकिस्तान का वो दौर था जब कहा जा सकता था कि जमहूरियत में सब चलता है। खैर, 2013 के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। आज से ठीक 10 साल पहले पीपल्स पार्टी और नून लीगियों के नारों के बीच एक नया नारा बुलंद होता है। ये नारा था तो पाकिस्तान के लिए, मगर तब्दीली इमरान खान की जमात में आ रही थी। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान खान का हाथ थाम रहे थे। यहां मुझे इमरान खान के पहले इलेक्शन का बयानिया याद आ गया। खैर छोड़िए, नवाज शरीफ और जरदारी के अदवार में जो कुछ अवाम ने देखा, अब उनके सामने नया चेहरा इमरान खान ही था और उनके बड़े बड़े जलसों ने पूरे मुल्क को अपने करिश्मा में जकड़ रखा था। और फिर इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले यानी 7 मई को लाहौर जलसे में इमरान खान कंटेनर से गिरकर जख्मी हो जाते हैं। जख्मी हालत में वोट मांगना यानी सिंपैथी का वोट भी। आपने फैसला करना कि कैसे चलते रहना या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना। इमरान खान की जीत पक्की लग रही थी, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वालों को कोई और ही मंजूर था। ये वो दहाई थी जब पाकिस्तान धमाकों से गूंज रहा था, सड़कें लहू में डूबी हुई थी, मुल्क में शिद्दत पसंदों का जोर था। ये शिद्दत पसंद किसकी पैदावार थे? अगर आप ये नहीं जानते तो चले छोड़ें। बस समझ लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड उससे ना मिली जिसने सबक याद ना किया। बिलाखिर 11 मई 2013 का दिन आ जाता है। वोटर टर्नआउट तारीख में सबसे ज्यादा रहा। पाकिस्तान की आधी आबादी वोट कास्ट करती है, मगर शाम के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिनके पीछे इलेक्शन के नताइज बनते हैं। इमरान खान इल्जाम लगाते हैं कि दरवाजे बंद करके नवाज शरीफ के लिए ठप्पे लगवाए गए। जो भी हुआ, नवाज शरीफ 167 सीटें जीतकर पहले नंबर पर आ गए। पीपल्स पार्टी 42 सीटों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 35 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। आसिफ जरदारी ने इस इलेक्शन को कबूल कर लिया। धांधली का इल्जाम तो लगाया, मगर ओपोजिशन लीडर अपना बनाया और कहा कि सिस्टम में रहकर जंग लड़ेंगे। मगर इमरान खान को यह सब हजम नहीं हुआ और 15 अगस्त 2014 को ताहिरुल कादरी का हाथ थामे इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ गए। यहां से शुरू हुई पाकिस्तान में एक नई सियासत। हुकूमत ने धरना खत्म कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। उधर शहबाज शरीफ हफ्ते में 3 बार आर्मी चीफ से मिलते हैं, तो इधर इमरान खान कह रहे थे अंपायर की उंगली उठने वाली है। और इसी दौरान सितंबर में इलेक्शन कमीशन एतराफ करता है कि इंतखाबात में आर्टिकल 62 और 63 का भरपूर इतलाक नहीं हो सका। मतलब इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों की जांच पड़ताल ठीक से नहीं की गई। मगर फिर एक रिपोर्ट अदालती कमीशन की आती है जो धांधली के सारे इल्जामात मुस्तरद कर देती है। कहा गया धांधली नहीं हुई, हाँ बदइंतजामी हुई है। इधर ये सारी बहस चल रही थी और उधर इमरान खान का गर्मियों में शुरू होने वाला धरना दिसंबर की सर्द रातों में दाखिल हो गया। अंपायर की उंगली थी कि उठ ही नहीं रही थी। यहां तक कि दिसंबर के वस्त में सानेहा APS हो जाता है। इमरान खान धरना तो खत्म कर देते हैं, मगर नवाज शरीफ का पीछा नहीं छोड़ते और फिर किस्मत इमरान खान को एक और मौका देती है। 3 अप्रैल 2016 को पैनामा पेपर्स की रिपोर्ट सामने आती है। इसमें नवाज शरीफ का नाम तो नहीं होता, मगर करप्शन के ताने बाने खुलते चले जाते हैं। मुख्तसर ये कि जाली अकामे पर ही सही, मगर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाता है। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? उनके खिलाफ 3 रेफरेंसेस बनाए जाते हैं और फिर वो अपनी बेटी समेत जेल चले जाते हैं। इन केसेस की तफसील और स्पेशल रिलीफ पर हमने अपने एक और YouTube चैनल रफ्तार एक्सप्लेनर पर ये वीडियो बना रखी है, आप जरूर देखिएगा। खैर, नवाज शरीफ की पार्टी ने टेन्योर तो मुकम्मल किया, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड उनके हाथों से निकल रही थी। नए इलेक्शन का वक्त आ जाता है, जिसे याद करें तो लगता है जैसे इलेक्शन 2024 की बात हो रही हो। बस किरदार बदल गए हैं। जैसे इलेक्शन 2018 में नवाज शरीफ नाअहल थे, आज इमरान खान नाअहल है। जैसे इलेक्शन 2018 में नवाज शरीफ जेल में थे, आज इमरान खान जेल में है। जैसे इलेक्शन 2018 में नवाज शरीफ के खानदान पर मुकदमात थे, आज इमरान खान की अहलिया पर है। 2018 में एहतसाब अदालत नवाज शरीफ पर मुकदमात की समाअत कर रही थी, तो आज इमरान खान के खिलाफ भी यही एहतसाब अदालत केस सुन रही है। इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ
वोट को इज्जत दो मुहिम शुरू की। इमरान खान ने भी हुकूमत के खात्मे के बाद एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अमरीकी गुलामी नामंजूर मुहिम चलाई। 2018 में एक ऐसा वक्त भी आया कि टीवी पर नवाज शरीफ का नाम लेने पर पाबंदी लग गई। आज टीवी पर इमरान खान का नाम लिखने या लेने पर पाबंदी है। हाँ, एक फर्क जरूर है, नवाज शरीफ ने कुछ ही वक्त जेल में गुजारा और बाहर जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन इमरान खान मैं तो जाने नहीं चाहता मुल्क से बाहर, क्योंकि मैंने कोई बाहर मेरे पैसे बैंक अकाउंट कुछ नहीं पड़े हुए। इलेक्शन आ गए। सिर्फ 5 सालों में पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल चुका था। अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगाकर उनकी सियासत खत्म कर दी गई थी। पंजाब में नवाज शरीफ का जोर तोड़ दिया गया था। कराची में MQM के वोट काटने के लिए पाक सरजमीन पार्टी आ चुकी थी, तो पंजाब में नून लीग का वोट खाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लॉन्च हो चुकी थी और पीपल्स पार्टी वो अब सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई थी। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद रखने वाले सारे लोग तहरीक इंसाफ में थे। फिर आ गया 25 जुलाई 2018 का दिन। वोट डाले गए और शाम 5 बजे के बाद नताइज का इंतजार होने लगा और ये इंतजार बढ़ता ही चला गया और रात 9 बजे नताइज का सिलसिला मुकम्मल तौर पर रुक गया। रिपोर्टर्स पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े थे और खबरें अंदर। रात 12 बजे ये खबर मिलती है कि रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया। बहुत तवील इंतजार के बाद ऐलान किया गया कि 126 सीटें रखने वाली नून लीग सिर्फ 64 सीटें हासिल कर सकी है और 2013 में 28 सीटें जीतने वाली तहरीक इंसाफ अब 115 नशिस्तें जीत गई थी। इमरान खान वजारत उज़्मा तक पहुंच ही गए। लेकिन 2022 के आगाज में ही अंदाजा हो गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जादू चलाने वाले उनसे रुख मोड़ बैठे हैं। उन्हीं का निजाम उनके खिलाफ हो गया और फिर 10 अप्रैल 2022 को रात 12 बजे अचानक अदालतें खुल जाती हैं। असेंबली में तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान को चलता कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए और सड़कों पर आ गई। आज क्या सूरत हाल है ये तो आप देख ही रहे हैं। मियां साहब वतन वापस आ चुके हैं। उन्हीं जजेस ने उनके केसेस खत्म कर दिए हैं जिन्होंने सजाएं दी थी। निगरान हुकूमत की तवज्जो भी हमेशा की तरह इलेक्शन पर कम और एहतसाब पर ज्यादा है। इमरान खान का ट्रायल चल रहा है और नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिल रहा है। सहाफी हामिद मीर सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, 2024 में भी नहीं दी जा रही। जब सवाल हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी, जवाब मिला सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हो सकता है। वो कैसे? 2012 में असगर खान केस के फैसले में लिखा गया था कि ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत के गैर आईनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं। ISI, MI और IB को सियासत में मदाखलत और इंतखाबात में जोड़ तोड़ से गुरेज करना चाहिए। सवाल यह है कि कोई सवाल ही तो नहीं।